गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो क्लोरीन वाला पार्ट था हैलोजन फैमिली में उसे कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ये पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जिन्हें हम कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। और ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, अंतर हैलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं, इनके क्या गुण होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यानी कि अंतर हैलोजन यौगिक ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे यौगिक होते हैं जो हैलोजन परमाणुओं के आपस में ही अभिक्रिया करने से प्राप्त होते हैं, या हैलोजन तत्व जो होते हैं, जो हमारे हैलोजन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार जो हमारे हैलोजन तत्व हैं, जब ये आपस में ही अभिक्रिया करके एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है। अब बात आती है कि इसका रीज़न क्या है, मतलब किस कारण से ये ऐसा कर पाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इनमें आपस में ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरे की तुलना में विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा परिवर्तित होती है, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं। हम सबको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता एक ऐसा गुण है जिसमें कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु जो है वो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। जो बंध बनता है यानी कि बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसमें क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे जो हैलोजेंस हैं वो हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने गए हैं, जिसमें फ्लोरीन टॉप पर है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाती है। तो पहला रीज़न तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से होता है। सेकंड जो रीज़न है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बनने का, अंतर हैलोजन यौगिकों के बनने का, वो है कि इसमें जो हमारे बड़े तत्व होते हैं, भारी तत्व हैं, यानी कि जिनका एटॉमिक साइज़ बड़ा है, जैसे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन जो है फ्लोरीन की तुलना में बड़ा ही है हमारा जो एटॉमिक साइज़ है फ्लोरीन का, परमाणु आकार। तो इस वजह से उनके बड़े आकार होने के कारण जो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाई जाती है, यानी कि रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, जिसके कारण ये आपस में ही बंध बना सकते हैं। तो दो रीज़न है, यहाँ पर हम दो रीज़न लिखना चाहेंगे। सबसे पहला ये लिखा है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, और दूसरा रीज़न है मोर देन वन वैलेंसी, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करना। इनके जो यौगिक होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, यानी कि सामान्य जो सूत्र होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का, वो होता है AXN। यहाँ पर n जो है वो एक पूर्ण संख्या होगी, कंप्लीट नंबर है, 1 2 3 4, यानी कि AX1, AX2, AX3, AX5, AX7, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर A क्या होगा और X क्या होगा। तो ये दोनों ही A और X, सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि दोनों हैलोजन होंगे, क्योंकि ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये हैलोजन्स के बीच ही बन रहे हैं। तो इस वजह से A और X दोनों यहाँ पर हैलोजन है। N जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या है N, और A और X दोनों हैलोजन है। तो हैलोजन में से ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि A जो है, A जो होगा वो लार्ज साइज हैलोजन होगा, यानी कि बड़े आकार का। जैसे आयोडीन और ब्रोमीन ये दोनों आपस में अगर बॉन्ड बनाने जाएंगे तो जो A है वो आयोडीन होगा और जो X है वो ब्रोमीन के एटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर X जो है वो स्मॉल साइज हैलोजन, यानी कि छोटे आकार का। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो AXN फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, A जो है वो आपका ग्रेटर साइज हैलोजन एटम होगा, बड़े आकार का जो हैलोजन परमाणु होता है, और X जो है वो छोटे आकार का परमाणु होगा। अब बात करते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस तरह से चेंज होता है या किस तरह से ये बंध बना पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में
जो भी हमारा हैलोजन परमाणु होगा, हम यहाँ से H जो है ये एक हैलोजन परमाणु मान लेते हैं, तो जितने भी हैलोजन्स हैं उन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP5, ये तो हम सबको पता है। और साथ में ND0, यहाँ पर फ्लोरीन एक्सेप्शन है, फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जितने भी होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में डी सबशेल पाई जाती है। तो सबका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP5 ND0 है। अगर हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो NS2 के लिए कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, NP के लिए ये डायग्राम रहेगा 1 2 3 4 5, और ND जो कि पूरा का पूरा क्या रहता है, खाली रहता है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है हमारी ग्राउंड स्टेट यानी कि सामान्य अवस्था है या आद्य अवस्था ऐसे कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें बॉन्डिंग करनी है, हमें बंध बनाना है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा। जब एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो एक एक करके जो ये पी सबशेल के जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये जंप करके कहाँ जाएंगे, डी सबशेल में जाएंगे। तो जब डी सबशेल में जाते हैं तो कितने, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये जा सकता है, भाई पेयरिंग वाले दो ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो केस क्या बन जाएगा, ध्यान से दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो P के पास बचे अब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं गया था तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 1 थी। तो इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो AX टाइप का बनेगा क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेकंड, यहाँ ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है, इस केस में क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे आया, यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके कहाँ चला गया, इस डी वाले खाने में चला गया, इस डी ऑर्बिटल में चला गया जंप करके एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि जब कोई भी परमाणु बंध बनाने जाता है, बॉन्ड बनाने जाता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी एनर्जी में यानी कि उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और जब उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, भाई उन्हें क्या करना है, उन्हें किसी दूसरे परमाणु के साथ जाकर के बंध बनाना है, बॉन्ड बनाना है। और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी एनर्जी को पहले इंक्रीज करना पड़ेगा और उस एनर्जी लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर जाकर के वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना सकते हैं। आई होप कि आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ध्यान होगा कि बॉन्डिंग होने से पहले जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और बॉन्डिंग हो जाने के बाद एनर्जी कम होती है। तो अभी बॉन्डिंग हुई नहीं है तो ये एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके यहाँ डी में पहले ऑर्बिटल में चला गया। तो पहले नॉर्मल केस में NS2 NP5 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जैसे ही ये दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी के पहले ऑर्बिटल में गया, वैसे यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3। तो जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल बन सकता है, क्या बन सकता है, AX3 टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन सकता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर थर्ड स्टेज बना लें, S ये P, तो P में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे। अब क्या होगा कि अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके फॉर सपोज यहाँ चला गया, तो उस कंडीशन में 1 2 3 यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो उस कंडीशन में ये क्या बना सकता है, ये बना सकता है AX5 टाइप का मॉलिक्यूल। अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन अभी बचा और हमारे पास डी सबशेल जो है वो अभी भी खाली है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस D3 वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, S में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ पर P में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, और अब D में जो D ऑर्बिटल है हमारी उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 3 और तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। बताइए अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने और एटम्स आकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, 7। तो इसका जो मॉलिक्यूल बन सकता है वो AX7 टाइप का कंपाउंड ये फॉर्म कर सकता है।
इस वजह से हमारे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला AXN कहा गया था। तो यहाँ पर जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो AX, AX3, AX5 और AX7 टाइप का हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल अगर आपको बताऊँ AX7 टाइप का, तो IF7 सुना होगा आपने, जहाँ पर एक आयोडीन एटम से 7 फ्लोरीन एटम जुड़ सकते हैं। और किस तरह जुड़ रहे हैं वो देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आयोडीन का आउटर मोस्ट शेल का जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा। उसके जो 7 इलेक्ट्रॉन थे NH2 NP5 के मिला करके, सातों जो है अनपेयर्ड अवस्था में, अनपेयर्ड स्टेट में चले गए, यानी कि अयुग्मित अवस्था में चले गए। और फ्लोरीन के 7 एटम आएंगे और हर एक एटम, क्योंकि फ्लोरीन का जितने भी हैलोजन है उनका एक एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, तो एक फ्लोरीन एटम यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह से 7 फ्लोरीन एटम एक आयोडीन से जुड़ सकते हैं और इस तरह से IF7 जो कंपाउंड है वो बन सकता है। तो ये AX, AX3, AX5 और AX7 टाइप के जो हैलोजन का इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनके कुछ एग्जाम्पल। हर टाइप का जो आपको अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया है उसके एग्जाम्पल देखिए, और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ में टेबल में दी हुई हैं, तो उसे भी देखेंगे हम लोग। चलिए, तो देखिए मेनली ये 4 टाइप के होते हैं। AX टाइप है, AX3 टाइप है, AX5 टाइप और AX7। AX7 में सिर्फ एक ही है IF7, क्योंकि आयोडीन ही ऐसा है जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, भाई आयोडीन जो है वो ग्रुप में सबसे नीचे आता है तो उसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। इस कारण से वो क्या कर सकता है, IF7 कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सकता है। AX से स्टार्ट करें अगर हम, तो AX में देखिए क्या क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले जो एटम होगा वो बड़ा वाला, जो जिसका साइज़ बड़ा है वो A होगा, और जो छोटा साइज़ वाला है वो X होगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के बात बताई थी। तो पहला है AX में ClF, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ये एक कलरलेस गैस होती है। फिर आते हैं ब्रोमीन फ्लोराइड, मतलब एक एक करके क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब फ्लोरीन के साथ क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड में ये येलो ब्राउन कलर की गैस होती है। ब्रोमीन क्लोराइड जो है वो ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से बड़ा है साइज़ में, तो ब्रोमीन क्या कर सकता है, क्लोरीन के साथ भी कंपाउंड बना सकता है। तो इसमें ये जो रेड ब्राउन कलर की गैस आती है। फिर आते हैं आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड, भाई आयोडीन का साइज़ क्लोरीन से बड़ा है तो उस कंडीशन में आयोडीन क्लोराइड जो है वो ब्रिक रेड कलर का होता है, और इसमें 2 कंपाउंड बनते हैं, अल्फ़ा और बीटा। फिर IBr, आयोडीन मोनोब्रोमाइड आएगा तो ब्लैक सॉलिड बनता है। और आयोडीन मोनोफ्लोराइड ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। रीज़न, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और आयोडीन अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और दूसरा रीज़न कि फ्लोरीन का जो एटम है उसका साइज़ सबसे छोटा होता है और आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है। इस वजह से ये स्टेबल नहीं होता, मतलब बनाने को बन जाएगा लेकिन तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं होती है, इनकी स्थिर नहीं होती है। फिर आते हैं AX3, सेकेंड है AX3 टाइप। तो इसमें बड़ा वाला जो एटम है वो 1 होगा, छोटे वाले एटम 3 होंगे। तो कौन कौन से बन सकते हैं, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बन सकता है जो कि कलरलेस गैस है। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड बन सकता है जो कि येलो एंड ग्रीन गैस लिक्विड होता है। एंड IF3, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, ये येलो पाउडर होता है। अब देखिए फ्लोरीन के एटम्स जब बढ़े, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी है आयोडीन की वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होगी, यानी कि स्थायित्व उसको मिलेगा। इस कारण से ये यौगिक बन सकता है। और ICl3, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, जो कि ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। देन इसके बाद आते हैं AX5 टाइप का कंपाउंड। AX5 में क्या होगा, जो बड़ा जो लार्ज साइज़ का हमारा जो एटम है वो इधर यहाँ पर A होगा, और स्मॉल साइज़ में यहाँ पर फ्लोरीन आ सकता है। तो क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड बन सकता है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। अब यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन के साथ, या जो आयोडीन है वो क्लोरीन के साथ कंपाउंड नहीं बना रहा है। क्यों, क्योंकि एक साथ अगर 5 फ्लोरीन लग रहे हैं तो फ्लोरीन का तो साइज़ छोटा है, तो वो तो एक साथ 5-5 जुड़ सकते हैं, लेकिन क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एक साथ अगर 5 फ्लोरीन की जगह 5 क्लोरीन जाकर ब्रोमीन या आयोडीन से जुड़ जाएंगे, तो वो जो अपने बड़े साइज़ के कारण उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फ्लोरीन के ही कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं। फिर लास्ट है AX7। AX7 में क्या है, एक ही है हमारा IF7, कलरलेस गैस होती है, नाम होता है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो ये हैं हमारे AX, AX3, AX5 और AX7 टाइप के कंपाउंड्स और उनके एग्जाम्पल। फिर बात करें इनकी नेमिंग की, तो इनकी जो नेमिंग होती है वो हैलोजन हैलाइड के फॉर्म में होती है। यहाँ पर हैलोजन जो है
वो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होगा, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट इज़ ए। ये हैलोजन का काम करेगा और X जो है वो हैलाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अभी आपने एग्जांपल अगर देखा भी था, जैसे IF7 लिखा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये X की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम लेंगे हैलाइड। इसका नाम क्या लेंगे? हैलाइड के फॉर्म में लेंगे। और आयोडीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये A की तरह बिहेव करेगा और इसको हम लेंगे हैलोजन के फॉर्म में। तो IF7 का नाम इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आयोडीन का हैलोजन नेम क्या? आयोडीन है, तो आयोडीन। और हैलाइड मतलब कि हो गया यहाँ पर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। कितने फ्लोरीन है? 7 फ्लोरीन है, तो नाम पड़ जाएगा आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। नहीं आया तो आप जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया आप इसे पूछ सकते हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण। इनका निर्माण कैसे होना है? तो निर्माण में कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। केवल IF7 ये जो है ये डायरेक्ट नहीं बन पाता है। IF7 का कंपाउंड जो है वहाँ पर, क्योंकि फ्लोरीन के 7 एटम्स को जुड़ना है तो एक साथ नहीं जुड़ पाते हैं। पहले IF5 बनता है, फिर उससे IF7 बनता है। अदरवाइज बाकी जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, इनमें जो हैलोजन्स हैं वो डायरेक्ट रिएक्शन करके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट रिएक्शन होती है, यानी कि सीधी अभिक्रिया। सीधी अभिक्रिया का मतलब है, मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ आपको। सीधी अभिक्रिया जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है और ये फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन। डायरेक्ट क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के साथ सेम वॉल्यूम में, तो यहाँ पर बनेगा ClF। ये आपका AX टाइप का है। टेम्परेचर यहाँ पर रखना है 473 केल्विन, यानी कि हीट करना है केवल। वो भी किस लिए करना है? क्योंकि यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो एक्साइटेड कब होंगे? जब उनके पास एनर्जी एक्स्ट्रा होगी। तो उनको एक्साइटेड स्टेट में सेंड करने के लिए यहाँ पर हमने इसको 200 डिग्री सेल्सियस या 473 केल्विन तक हीट किया। क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और 2ClF, ClF का नाम क्या होगा? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, इसका फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से बाकी जितने भी हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो ये थे हमारे निर्माण की विधि, यानी कि इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेन इसमें जो है वो स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है इनका, और बॉन्डिंग पूछी जा सकती है, और कुछ प्रॉपर्टीज़। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर फोकस थोड़ा कम किया गया है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि ऊष्मीय स्थायित्व, कि आप इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को अगर हीट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कब बढ़ेगी कब घटेगी। देखिए यहाँ पर टेबल भी दी हुई है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो F, और उससे कम स्टेबल कौन है? ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, फिर ऐसे ही क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड। आप ये जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस है यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट ये अराइज हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के टाइप पढ़ाए जा रहे थे तो वहाँ पर आयोडीन मोनोफ्लोराइड के लिए बोला गया था कि ये स्टेबल नहीं होता है, यानी कि स्थायी नहीं होता है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हीट देने पर बॉन्ड टूटने की और मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनके अलग होने की स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है, जबकि स्टार्टिंग में जो स्टेबिलिटी थी वहाँ पर वो फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था से जुड़ी हुई स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व की बात करी गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस बारे में। ये देखिए यहाँ पर आयोडीन मोनोफ्लोराइड लिखा हुआ है और लिखा है स्थायी नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। जैसे कि बाकी सबके बारे में बताया गया है कि ये गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, सबका कंफर्म है, लेकिन जो आयोडीन मोनोफ्लोराइड होता है इसकी स्टेट जो है ये कंफर्म नहीं होती, ये स्टेबल नहीं होती है, यानी कि ये थोड़ी सी एनर्जी लेकर के ही या दे करके अपनी स्टेट तुरंत क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो किसकी बात चल रही है? फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था की।
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ये है थर्मल स्टेबिलिटी, दोनों अलग अलग है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके एटम्स जो हैं, जो बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी जो है आप कितनी उसको एनर्जी देंगे कि वो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाए, मतलब बंध टूट जाए और जो परमाणु है वो अलग हो जाए। तो इस अवस्था में देखा जाए तो आयोडीन मोनोफ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होता है। देन इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी आती है चालकता एंड कंडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। तो जो हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जो अंतरह हेलोजन यौगिक हैं, इनमें सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि स्व आयनीकरण। कारण क्या है? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिफरेंट होती है। ये मैं पहले भी आपको ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। अगर हम ध्यान से यहाँ देखें, जैसे आयोडीन क्लोराइड है तो लिक्विड स्टेट में आयोडीन क्लोराइड क्या करेगा, I+ और Cl- इन दोनों में से जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि हेलोजन ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो आयोडीन सबसे नीचे होता है, क्लोरीन ऊपर होता है। इस वजह से आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से क्या होगी, कम होगी। तो क्लोरीन ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर आयोडीन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि इनमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है जब ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, जब ये द्रव अवस्था में होते हैं। विलायक गुण की बात करें, अगर हम इनके सॉल्वेंट नेचर की बात करें तो ये अजलीय होते हैं, यानी कि नॉन हाइड्रस होते हैं, और आयनाइज्ड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि आयनाइज्ड सॉल्वेंट वो होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के जो आयंस हैं वो ईजिली डिसॉल्व हो सके। तो ये एक आयनाइज्ड सॉल्वेंट है, यानी कि आयनी कारक विलायक की तरह व्यवहार करता है। क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी, तो क्योंकि ये पोलर होते हैं नेचर में, देखिए अभी आपने देखा कि इन पर क्या है, चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण ये ध्रुवीय होते हैं, और इसी कारण इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो अधिक होती है, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ध्रुवीय या पोलरिटी ये क्या है, ये आप लास्ट ईयर जब आप क्लास 11th में थे तो आपने केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध पढ़ा था। वहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता था, सहसंयोजी बंध बनता था, उसमें दो तरह के आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे, पोलर और नॉन पोलर। HCl वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से जो HCl का मॉलिक्यूल होता था उसमें हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता था, यानी कि ये आंशिक रूप से धन आवेशित और ये ऋण आवेशित। इसीलिए HCl को क्या कहा जाता था कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये ध्रुवीय अणु है, और इसके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर HCl के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो सहसंयोजी बंध होता है, वो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है। इसी तरह से हमारे जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जो अंतर हेलोजन यौगिक हैं, ये भी पोलर बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि ध्रुवीय बंध बनाते हैं, और इसी कारण से इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। और आपको ये बात ध्यान देनी है कि Cl और Cl के बीच का जो बॉन्ड है और ICl के बीच का जो बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बॉन्ड कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो पोलैरिटी नहीं होगी। पोलैरिटी क्यों नहीं है? पोलैरिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। और वहीं पर यहाँ पर पोलैरिटी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और इस कारण से ये बॉन्ड पोलर होने की वजह से थोड़ा सा वीक होता है, और इसी वजह से इसकी क्रियाशीलता जो है वो कम होती है। क्रियाशीलता जो है इसकी ज़्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जल अपघटन की, यानी कि हाइड्रोलिसिस की। तो जब हम हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का जल अपघटन कराते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर AX टाइप जैसे ICl लिया, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई, तो इसमें हमें एक हेलोजन एसिड मिलेगा और एक ऑक्सी हेलोजन एसिड मिलता है। मतलब कि एक तो हेलोजन एसिड होगा जिसमें हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, यहाँ देख सकते हैं आप HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक में हेलोजन एसिड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, जिसे हम ऑक्सी हेलोजन एसिड कहेंगे, यानी कि ऑक्सी हेलोजन अम्ल कहेंगे। तो साथ में हमें देखिए क्या मिला है, HOI, जिसका नाम है हाइपो आयोडस एसिड, यानी कि हाइपो आयोडस अम्ल। तो जब हम हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का यानी कि अंतर हेलोजन यौगिकों का
जल अपघटन कराते हैं तो हमें एक हैलोजन अम्ल प्राप्त होता है तथा दूसरा जो है हमें ऑक्सी हैलोजन अम्ल प्राप्त होता है। एंड लास्ट की दो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो क्षारीय धातु हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, मतलब जो इंटर हैलोजन हैलाइड्स हैं वो जब मेटल हैलाइड्स के साथ, यानी कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो जब हैलाइड बनाती हैं, हैलाइड कैसे, जैसे NaCl है, NaBr है, NaI है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, ये सब मेटल हैलाइड्स हैं। तो जब कोई मेटल हैलाइड किसी इंटर हैलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और पॉली हैलाइड बना लेते हैं। पॉली हैलाइड का मतलब क्या होगा, पॉली माने मैनी यानी कि एक से अधिक, और हैलाइड माने हैलोजन्स। तो जब एक से ज़्यादा हैलाइड किसी कंपाउंड में एक साथ जुड़ते हैं तो उसे पॉली हैलाइड कहते हैं। तो जब हमारे क्षार धातुएं जो हैं उनके हैलाइड इंटर हैलोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो पॉली हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। योग अभिक्रियाओं की बात करें तो क्योंकि ये नेचर में बहुत रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से जहाँ पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे वहाँ पर ये जुड़ करके एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी इनमें प्रेजेंट होती है। तो ये थे हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यानी कि अंतर हैलोजन यौगिक तथा उनके गुण।